गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीडीपी के 1200 एमसीक्यू का अगला पार्ट लेकर हम फिर से तैयार हैं और उम्मीद है आप सबों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो बहुत ही कम समय हम लोगों के पास बचा है, तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे साथी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग 801 से आगे वाले क्वेश्चन को जानेंगे, जो कि पहले जो क्वेश्चन हम देख चुके हैं वो रिपीट बहुत कम होगी और अलग बाय अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें हैं। अब कहीं ना कहीं हम सर्व शिक्षा अभियान ये सबसे संबंधित कुछ चीज़ें देखेंगे, एनसीपी 2005 ये सब को भी आगे देखते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है, बार बार आ रहा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह। तो प्राथमिक स्तर पर अगर मातृभाषा में शिक्षा हम देते हैं तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता होती। आप देखते होंगे बच्चा को अगर हमें अपनी भाषा में जब बोलते हैं, इधर के बच्चा को अगर खोटा भाषा में बोलते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी समझ पाता है। तो क्या होगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। कब? जब उसको हम उसके मातृभाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा देंगे। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ये आपका इतिहास का भी एक क्वेश्चन है, जीके का भी है। तो वैदिक काल में। अगला प्रश्न, जब बच्चा को उसकी दादी उसे गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा का रोने का कारण? तो संवेगात्मक दुश्चिंता है। यहाँ पर मतलब बच्चा महसूस कर रहा है कि हम किसी अनजान व्यक्ति के पास हैं या फिर जो माँ के पास हैं वो नहीं है, तो उसके साथ क्या हो रही है? संवेगात्मक दुश्चिंता हो रही है। भाषा एवं बोधन का संबंध विकार किससे? भाषाघात से। भाषाघात का मतलब भाषा एवं बोधन। और इसके बारे में हम एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिससे कि एक क्लियर हो जाए डिसलेक्सिया ये सब क्या है। बहुत ही कम अवधि का, बस एक मिनट या उससे भी कम का वीडियो हो। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 में अनिवार्य शब्द का मतलब क्या है? तो अनिवार्य शब्द का मतलब है उचित सरकार दाखिले। उचित सरकार दाखिले का मतलब है एडमिशन, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करे। सरकार यहाँ पर ये निश्चित करना चाहता है। उचित सरकार का मतलब जो भी हैं, तो हमारे पंचायत स्तर के हैं, केंद्र स्तर के हैं, राज्य सरकार के हैं, जो भी हैं वो यहाँ के दाखिले का मतलब एडमिशन, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बच्चा छूट नहीं रहा है। सृजनात्मक बालक में निम्न में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो अच्छी अंतर्दृष्टि का गुण। देखिए इनमें सब सही होगा। खोज पूर्ण प्रवृत्ति यह होता है सृजनात्मक बालक में, क्रियाशीलता होता है, सीमित रुचियाँ होती ये, लेकिन अच्छी अंतर्दृष्टि नहीं होती है। अगला प्रश्न, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों का मनन करता है। समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त तो इसमें क्या है? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? समावेशी विद्यालय में अलग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके अतिरिक्त कोई विद्यालय है तो फिर उसमें हम अलग कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसमें होगा पर्यभिघातक तनाव। पर्यभिघातक तनाव। निम्नलिखित में समस्या समाधान में क्या बाधित नहीं करता है? तो अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब अगर देखने में अक्षम है तो समस्या समाधान में बाधित नहीं है, वो तो किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखने में अक्षम का मतलब थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा नहीं। सभी के लिए विद्यालयों में शिक्षा, सभी की शिक्षा निम्नलिखित में किसके लिए पश्चार का वाक्य है? तो समावेशी शिक्षा। कौन शिक्षा? समावेशी शिक्षा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? सर्जन। स्मरण का मतलब याद हुआ, समझ हुआ, ऐसा नहीं। सर्जन का मतलब वो अलग से फिर खोज करेंगे। चलिए हम उसमें बोले भी थे एनसीएफ 2005 के बारे में भी कुछ बात होगी। तो गलतियां इस कारक महत्वपूर्ण होती, 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती। क्यों होती? तो यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, ये गलत बात है।
यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका भी उपलब्ध कराती है, ये भी नहीं होगा। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो यही सही आंसर होगा कि 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है। अगर बच्चे गलती किए हैं तो विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती, मतलब बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं और उसके समाधान को जानने में या फिर समाधान को पहचानने में शिक्षक की मदद करेंगे। इसलिए गलतियाँ 2005 के अनुसार महत्वपूर्ण है। अगला चीज़, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। क्यों चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के लिए चाहिए। समावेशी शिक्षा मतलब सभी एक साथ। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो डिस्ग्राफिया का लक्षण है। खराब लिखावट डिस्ग्राफिया। निम्नलिखित में कौन सा उपागम अशांतिकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उनके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देती है? तो यहाँ देखिए एक वर्ड है पर्यावरणीय, तो पर्यावरणीय सही है इसका। एक अध्यापिका समाज से वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो कैसे कर सकते हैं? विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती है। ये जो है सो कर सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का कारण नहीं है? भूलने का कारण है शिक्षक की योग्यता, ये नहीं है। मानसिक द्वंद्व हो सकता है, पुनरावृत्ति का अभाव हो सकता है, सीखने की मात्रा हो सकता है, ये सब भूलने का कारण हो सकता है, लेकिन भूलने का कारण ये नहीं हो सकता है शिक्षक की योग्यता। शिक्षक अगर कम पढ़े लिखे तो क्या भूल जाएंगे? हम नहीं भूलेंगे। अगला चीज़, वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें तथा उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में जरूर शामिल करें। कौन? वंचित वर्ग के बच्चों के साथ। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। विशेष प्रावधान करेंगे और उसको नियमित विद्यालय में रखेंगे का मतलब है वो विद्यालय से नियमित जुड़ा रहे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में, सिखाना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला है। सीखने के बारे में सबसे ज़्यादा सही कथन यही है कि संवेगात्मक, वो महसूस करे सीखने को और वो सकारात्मक भी हो और उससे सीखने से जो स्टूडेंट है वो हमारे संतुष्ट भी हो। एक बच्चा अतीत के समान की परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह सीखने के प्रभाव नियम से संबंधित है। लॉ ऑफ इफेक्ट सीखने के प्रभाव नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। इसको ऐसे याद रख लेंगे, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। अधिगम क्या कर रहा है? रुचि सृजन कर रहा है। बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण करेंट व्यू की मान्यता है। क्यों मान्यता है? बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है, ये नहीं होगा, ये होगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? तो यह व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। शिक्षार्थियों को खाली जगह के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। किसके लिए? शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए, इसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो है उसको हम प्रेरित कौन कौन सी चीज़ों के लिए करेंगे? तो यहाँ अगर हम बात करें क्या प्रेरित करना चाहिए शिक्षकों को, तो देखिए अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री में क्रिया में हिस्सा लेना चाहिए, सही होगा।
माफ़ी चाहेंगे, बीच में 2 फ़ोन आ गया और उसी के कारण थोड़ी आवाज़ इधर उधर हो रही होगी। चलिए फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम बात कर रहे थे किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, आंसर तो हम जान रहे हैं। तो इससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसके लिए हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्या इस प्रोत्साहित किसके लिए नहीं करना चाहिए वो तो जान गए, तो किस किस चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करना चाहिए, ये प्रोत्साहित नहीं होगा। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने के लिए सहयोग करना चाहिए। और कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, कि शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को याद कर लें। अगला प्रश्न, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग। नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, इससे पहले वाले भी हम वीडियो में बताए हुए हैं। शिक्षक को एक आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक अगर आदर्श रूप में, तो बच्चे अपने आप आदर्श रहेंगे और उसका व्यवहार ठीक रहेगा। सीखने के नियम का प्रतिपादक है, तो सीखने के नियम के प्रतिपादक जो है थॉर्नडाइक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो है अधिगम और वृद्धि है। अधिगम और वृद्धि व्यक्तित्व विकास का अवस्था है। हम पहले भी बताए थे व्यक्तित्व, और इसके बारे में एक PDF भी डाले हुए हैं। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ज्ञान निर्माण पियाजे के अनुसार। ज्ञान का निर्माण करना किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से है, तो कौन है? तो देखिए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यह भी सही है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम, यह भी सही है। प्रलंबन सिद्धांत, यह भी सही है। तो सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि में किस अवस्था उपयोगी है? तो उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि हम बाल्यावस्था में कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में कर सकते हैं, किशोरावस्था में। अब बोलिएगा बाल्यावस्था, एकदम बाल्यावस्था तो 3 साल से चल रही है, तो 3 साल से जब बाल्यावस्था चल रहा है तो उसमें भी अगर कोई प्रोजेक्ट बना के, तो प्रोजेक्ट का मतलब कोई अगर चित्र बना के हम दे रहे हैं, चित्र को दिखा रहे हैं, तो उससे बच्चा सीख रहा है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? जन्मजात अभिप्रेरक निंद्रा, ये एकदम जन्म से ही आ जाते हैं। खेलना, प्रशंसा, क्रोध, ये तो बाद में आएंगे। जन्मजात यहाँ बोला है, जन्मजात जन्म से, तो बच्चा जैसे जन्म लेता है कुछ देर तक रो लेने के बाद, दूध सब पीने के बाद नींद में ही चल जाता है। खेलना शुरू नहीं करता, वो किसी का प्रशंसा भी नहीं कर पाता उसमें, और क्रोध तो उसमें बिल्कुल नहीं। अगर करता भी होगा तो मन ही मन करता होगा, रोता होगा, लेकिन किसी को कुछ कर नहीं सकता है। अगला चीज़, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। बच्चे काम खुद करेंगे, लेकिन उसके लिए हम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर लेंगे, और अगर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी तो बच्चे काम खुद ब खुद कर लेंगे। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, किसने कहा? तो ये मैकडूगल ने कहा है। किसने कहा? मैकडूगल ने। और मैकडूगल का सिद्धांत इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं। अगला प्रश्न, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार से बांटा है? तो रॉस ने संवेग को 3 प्रकार से बांटा है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से होती है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन पर्यावरण, जीवन, प्रकृति, तीनों के साथ में, तो सही आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, TLP में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और उसे भिन्न भिन्न तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट कर सकें? सभी आवश्यकताओं को, दूसरों को नहीं, प्रेरकों को नहीं, उद्देश्यों को नहीं, आवश्यकताओं को हम संतुष्ट कर सकें। अगला प्रश्न, सीखने संबंधी निर्योग्यता, डिसेबिलिटी, समानता क्या है? तो उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। निर्योग्यता मतलब अगर हम बार बार पढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं,
बार बार समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहा है, करके भी दिखा रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ये उन सभी जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से पहले से ही ग्रसित हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए उचित स्थापन किस आधार पर किया जाता है? तो यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट के आधार पर किया जाता है। तो यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है और उसी के आधार पर इसके स्थापन किया जाता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये सीखने की आकलन कर रहा है कि अगर वो कहीं सीखने के लिए गया, क्षेत्र भ्रमण में गया, तो वो क्या क्या सीख पाए उसका आकलन कर रही है। वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। क्या होता है? शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है दिल से, तो उसके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुदेश निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। तो विद्यार्थियों में सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत ये करने का अवसर दिए जाते हैं। और ये क्या है? अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो सही आंसर होगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान सिवाय क्या है? विद्यार्थियों की आवश्यकता। इसके अलावा जो है सीखने का आकलन निम्नलिखित का ध्यान है किसके सिवाय है? विद्यार्थियों की आवश्यकता के सिवाय है। बाकी विद्यार्थियों की त्रुटियां होनी चाहिए, अधिगम शैली होनी चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति किसमें? शिक्षकों में, इसको बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को शिक्षार्थियों के लिए मज़ेदार बन सकता है। शिक्षक खाली जगह के अलावा, तो जब विद्यार्थी समय से इस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो और उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, इसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान के लिए मज़ेदार हो सकता है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूरी है? तो विद्यार्थियों और समावेशन, ये दोनों चीज़ जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो अनुभविक, ये जो है सो सीखने का क्षेत्र है। कौन है? अनुभविक। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। किसको? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। प्रातः शिक्षार्थियों में त्रुटियों की ओर संकेत करता है। प्रातः तो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता, और इसी की ओर जो है सो प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटियां हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की जो है सामाजिक कारक को सबसे बड़ा मानते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है और वह खाली जगह से प्रभावित है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों का उपयोग करेंगे। शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? तो शिक्षण के आधार पर 3 चर हैं। कितना चर? 3 चर। शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षक को क्या चाहिए? सीखने के विविध मतलब अलग अलग प्रकार के अनुभव को उपलब्ध करवाना चाहिए। निम्न में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात प्रेरक आदत नहीं है। भूख जन्म से लगेगा, प्यास जन्म से लगेगा, नींद जन्म से लगेगी, लेकिन आदत जो है जन्म से नहीं लगेगी, ये तो बाद में आ जाती है। अस्मित
ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना। किसको माना है? तो शिक्षक को। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को माना है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया का मतलब आप समझ रहे होंगे। त्रिध्रुवी 1, 2, 3 पार्ट हैं, जिसमें एक टीचर हैं, एक जो है सो छात्र हैं, और फिर एक अधिगम। तो यहाँ पर सबसे जो मुख्य रूप से हैं वो शिक्षक हैं। शिक्षक जिस प्रकार के बोलेंगे अधिगम उसी प्रकार की होगी। अगला, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया का यह कथन वुडवर्थ का है। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं से अर्जन होती है। नवीन ज्ञान जो है नवीन प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही अर्जन होगा। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। निम्न में कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो स्वालीनता। स्वालीनता जो है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उसको किस तरह से पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। अगले प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण अनुदेशन एक कथन, ये जो कथन है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो सत्र का परीक्षा। हम पहले भी बोले परीक्षा जो है सत्र का वह रचनात्मक आकलन के लिए नहीं है। विद्यार्थियों में सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसे निदान खाली जगह के बाद करना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य के बाद होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य के बाद उसका निदान हो जाना चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अग्र सक्रिय मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, तब जो है सो अल्पवयस्क बच्चे जो हैं मतलब यहाँ किशोरावस्था के जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक सीख पाएंगे। बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा कई प्रकार से सीखता है। पुस्तक को पढ़कर, परिचर्या करके, डिस्कस के द्वारा, प्रश्न पूछ के, और कई प्रकार से। तो सही आंसर होगा कई प्रकार से। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, तो शिक्षण उस प्रक्रिया को सुगम बना देगा। तो उससे क्या होगा? सीखना आसान हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है वास्तविक दुनिया, वो जिस दुनिया में रह रहा है उसी दुनिया से अगर हम एग्जाम्पल को ले आए तो बच्चा उसके साथ अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया करेगा मतलब उसके साथ मिल के सोचेगा। अगर हम बोले पेड़ या आम का पेड़, तो आम के पेड़ के बारे में वो तुरंत सोच लेगा, और जब तुरंत सोचेगा तो आम के पेड़ के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें जानता है, और उसके साथ वो अंतःक्रिया करेगा और उससे सीखना बहुत आसान हो जाएगी। अगला चीज़, देखिए अगला प्रश्न में क्या, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक इस उद्देश्य के साथ संबंध है। अगला प्रश्न, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण है, क्या है? तो उस बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षकों के होठ और चेहरे का भाव साफ तौर पर देख सके। चूँकि बधिर बच्चा है तो वो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन होठ और चेहरे के भाव को अगर वो बढ़िया से देख पाएगा तो उससे वो कुछ न कुछ समझ पाएंगे। अगला, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान है? तो अगर अधिगम निर्योग्यता की पहचान है तो वह बी को डी लिखेगा, वाज को 100 लिखेगा, 21 को 12 लिखेगा। तो ये जो दिक्कत है इसकी दिक्कत है अधिगम निर्योग्यता की दिक्कत है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है? समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण यह एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसमें? तो यहाँ पर समावेशन का मतलब सभी बच्चे नियमित रूप से समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम या सत्ता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों का वर्णों में भ्रम होता है। अधिगम या सत्ता का मतलब हम समान वर्ड लिखें लेकिन सभी बच्चे उसको अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, वर्णों में भ्रम हो रहा है। जैसे बी को डी कर रहा है वो।
एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, और यही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में भिन्नता है और विद्यालयों को इस भिन्नताओं के बारे में इसके प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समाज में भिन्नता है और उस भिन्नता के लिए संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने के लिए आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, रेंजुली प्रतिभाशाली को अपने किस प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। तो वो रेंजुली जो है सो त्रिविधि तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है सो आगे पढ़ रहा है और हम बच्चे को बस पीछे वाली ही चीज़ें बता रहे हैं, वैसी नहीं होनी चाहिए। तो उसके अनुकूल में, शिक्षार्थी के अनुकूल में शिक्षक को भी आना चाहिए। इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की एक विशेषता है। तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों को पलटकर जाने की कठिनाई। ठीक, तो ये क्या है, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या होगा, तो विद्यालय दूसरों बच्चों को संवेदनशील बनाता है और वे यह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। मतलब किसी भी बच्चे को हम दबाएं नहीं और किसी भी बच्चों को नीचा नहीं दिखाएं। अगला प्रश्न, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्तक कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना है। तो इसमें एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार है। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो अपसारी चिंतन है। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता ये संबंधित है किससे, प्रतिभाशाली के संयोजन से। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित हैं। तो प्रतिभा के साथ। शब्दों में अक्षरों के प्रक्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया से संबंधित है। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालय में जो समावेशन है वो केंद्रित होता है किस पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। मतलब विशिष्ट श्रेणी वाले जो बच्चे हैं उनको अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म प्रावधान करेंगे। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा में वर्तमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। उससे क्या अपेक्षा किया जा सकता है, वे सामूहिक रूप से कार्य करें और सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल से सीखे। कौन, बच्चा, जो प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हो गए, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय हो गए। कैसा हो गया, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वे वंचित विद्यार्थियों अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता पर विश्वास का अभिव्यक्ति करें। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा करता है। तो क्या है, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, जिस प्रकार के बच्चे हैं उसी के अनुसार हम अपने शिक्षक कौशल को अपनाएंगे। अगला प्रश्न, अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे अधिगम के लिए कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। मतलब उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों का अध्ययन
करने का अधिकार प्राप्त है और ये इसी का अनुसरण किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा समाज के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो समाज के लिए शिक्षण का प्रदर्शित कौन नहीं करता है? तो विद्यार्थियों का एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ये समाज के लिए शिक्षण नहीं है। अगर बच्चे याद ही करेंगे तो समझने के मतलब क्या है? शिक्षार्थियों का आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, खाली जगह की ओर संकेत करता है। तो उसका आत्मनियमन जो है अपने सीखने और समय पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षा की भूमिका पर बल देता है। कौन बल देता है? सिद्धांत के रूप में रचनावाद किस पर बल देता है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने और शिक्षा की भूमिका पर बल देता है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने में सबसे बेहतर तरीका है या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। मतलब बच्चे जिस प्रकार से अक्षम हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसी प्रकार के शिक्षण पद्धति को हम लोग अपनाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना। ऐसा नहीं कि हम सिखा दिए या रटा दिए, सीखने के लिए प्रेरित करना एक अच्छे अध्यापक की गुण है। अगला प्रश्न, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और ये एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम गुण है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता और आयु हो सकते हैं। संचार के साधन अध्यापक और समवयस्क समूह ये नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होगा परिपक्वता की आयु। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो रचनात्मक लेख का नियोजन क्या होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? तो केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं नहीं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं उसके लिए भी नहीं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र में लिखने चाहते हैं उनके लिए भी नहीं, तो किनके लिए? इन सभी छात्रों के लिए होना चाहिए रचनात्मक लेख का नियोजन। नियोजन का मतलब प्लानिंग। और इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद।